वेलकम टू आवर्स पाठशाला। माय नेम इज शेख अब्दुल वाहिद। आज के सेक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले तो स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर उसके बाद उसका पोजीशन समझेंगे, फिर उसके कंटेंट समझेंगे, फिर उसके वॉल समझेंगे, फिर उसके बाद जो उसको डिस्कवर किया हुआ है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और फिर जो इसमें कंटेंट मौजूद है उसको क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन का वीडियो। इस सेक्शन का वीडियो पहला आता है डिस्कवर्ड, कि भाई इस न्यूक्लियस को पहली मरतबा डिस्कवर्ड किसने किया। तो डिस्कवर्ड करने वाले का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। Robert Brown is a scientist who discovered the first time nucleus in the cell। सेल के अंदर जो एक सेल ऑर्गेनल्स के तौर पर समझ लीजिए कि ये आपका सेल है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनल्स है। उसी माध्यम के बिना पर, यानी एक ऑर्गेनल के बिना पर किसी ने डिस्कवर्ड किया है न्यूक्लियस को, तो उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, जिसने न्यूक्लियस को एक ऑर्गेनल्स का मकाम दिया। किसका मकाम दिया? ऑर्गेनल्स। बात ध्यान रखिए। अब दूसरी बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब आप सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, या फिर आप स्लाइड वगैरह जब देखेंगे प्रैक्टिकल में, तो वहाँ पे पता चलेगा आपको जो जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग करते हैं वो क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमेटिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमेटिन जो होता है उसका डिस्कवर जो है पहली मर्तबा किसने किया है, तो उनका नाम है फ्लेमिंग। क्या नाम है? फ्लेमिंग। तो हमने पहला देखा कि रॉबर्ट ब्राउन जो था न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, फिर उसके अंदर पाए जाने वाले कंटेंट में कंटेंट का नाम है क्रोमेटिन, जो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, उसको डिस्कवर करने वाले का नाम है फ्लेमिंग। और क्रोमेटिन, क्यों क्रोमेटिन कहते हैं? क्योंकि ये क्रोम से बना हुआ है कलर्स। तो ऐसे थ्रेड जो क्या होता है, कलर लाइक स्ट्रक्चर, यानी इसमें कलर होता है, उसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। अब बात करते हैं इसके एक और, यहाँ पर एक और कंटेंट में ही बात करते हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन बोल सकते हैं बिल्कुल और बिल्कुल डार्क स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है, डार्क स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलाई। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस भी बोल सकते हैं। अगर सिंगल है तो न्यूक्लियोलस, और एक से अधिकांश मौजूद है तब उसे आप क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोलाई भी कह सकते हैं, दोनों को मिलाकर के। ठीक है, तो ये दो पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कवर किया। अब बात करते हैं आपके इसके वॉल के ऊपर। तो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर इन्वेलप बोल सकते हैं, वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है। दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक दो, क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। अब डबल मेम्ब्रेनस है तो आउटर वाले को आप क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल, और अंदर वाले को आप क्या कह सकते हैं, इंटरनल। ये दो पॉइंट आपको खत्म हो गए। और एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस क्या है, तो उसको समझ लेते हैं। जो आपका एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होता है, यानी आउटर जो मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर इन्वेलप का, उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से इसके में इंटरनल न्यूक्लियर इन्वेलप में और आउटर इन्वेलप में डिफरेंस पैदा हो जाता है। अब बात करते हैं जो आपका आउटर मेम्ब्रेन होता है, उसको आपको पता होगा कि ये जो एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER जो है वो अटैच होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। वी कैन आल्सो से लाइक दिस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस, उसकी का कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है आउटर मेम्ब्रेन का। आउटर मेम्ब्रेन के क्या होता है, कंटिन्यूअस एक्सटेंशन से बोल सकते हैं आप, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन भी होता है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, अगर दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, तो यहाँ पर बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट जरूर होगा, या फिर बोल सकते स्पेस जरूर क्रिएट हो सकता है। उस स्पेस को जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं इसे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बिटवीन द टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स, मींस दैट फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन बोथ आर पैरेलल, एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, पैरेलल होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं पैरेलल मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इतनी बात क्लियर हो गई पूरी तरीके से आपको। अब यहाँ पे हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर जो बहुत सारे और भी कंटेंट मौजूद होते हैं उसके बारे में कुछ कुछ चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात यहाँ पर जो आपको दिखेगा, इतना तो पूरा पॉइंट खत्म हो गया, ये आपको क्रोमेटिन है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का अपीयरेंस दे रहा है। इसी में कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं जिसे आप आरएनए वगैरह भी कह सकते हैं, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए जो प्रेजेंट है वो भी क्या होता है, एक न्यूक्लियस का ही कंटेंट में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम वगैरह भी होते हैं, आरएनए भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है और क्रोमेटिन नेटवर्क भी होते हैं। इतने पॉइंट जो है उनके अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर हम वॉल की बात कर रहे थे, तो वॉल के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोर्स। क्या कहते हैं? पोर्स। Where it is present, that is in nuclear membrane, that's why it's called the nuclear pore। यानी न्यूक्लियस का पोर, इसीलिए से कहते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ न्यूक्लियर पोर। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियर पोर जो है वो क्यों है और उसका फंक्शन क्या है। याद रखिए, कोई भी चीज जो आपको बायोलॉजी में दिखता है, साइंस में दिखता है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। आप याद करेंगे कि न्यूक्लियर पोर है, उससे अच्छा कई गुना अच्छा है कि आप उसके पहले इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए, आपको वो खुद ब खुद याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंस अगर मालूम है तो। ये न्यूक्लियर जो पोर्स, जो न्यूक्लियर पोर हम लोग पढ़ रहे थे, उसकी बात जब करते हैं न्यूक्लियर पोर की, तो न्यूक्लियर पोर के जो फंक्शन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियर पोर में, वो है पहला ट्रांजिशन या ट्रांसमिशन बोल सकते हो। ट्रांसमिशन ऑफ आरएनए के ट्रांसमिशन में मदद करता है वो, यहाँ यानी जो न्यूक्लियस के अंदर में आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर। दूसरा क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वहाँ पर इनसाइड में वो भी क्या होंगे, तुम्हारे इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू द न्यूक्लियर पोर। ये एक क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बन जाता है वहां से। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जो साइटोप्लाज्म में एटीपी या एनर्जी बनता है उससे क्या हो सकता है, उसको यूटिलाइजेशन जो होता है या उससे ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ जो ट्रांसपोर्ट है एटीपी वगैरह का, वो भी क्या हो सकता है, इसी पोर्स के द्वारा हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो हमने क्या करा, न्यूक्लियर पोर के कुछ फंक्शन वगैरह पे भी ध्यान दिया है। फिर उसके बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो आप पढ़े होंगे कि न्यूक्लियर पोर में एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट होता है जिसका हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन थ्रेड। तो चलो क्रोमेटिन नेटवर्क को समझने की कोशिश करते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है? पहली बात तो ये क्या होता है, जब सेल डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं तो इंटरफेस में क्या होता है, बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन में होता क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ पर। अब जेनेटिक मटेरियल में कौन सा होगा, तो जीन होता है, इन डीएनए फॉर्म में रहता है, ठीक है। और डीएनए का जो लेंथ होता है वो तकरीबन क्या होता है, 2 मीटर होता है। कितना होता है, 2 मीटर डीएनए का तकरीबन लेंथ होता है। अब बात करते हैं इस क्रोमेटिन में जब क्या होता है, जब ये सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में जाता है, एम स्टेज में जाता है, तो अपने आप को क्या करता है, वो कंडेंस कर लेता है। क्या कर लेता है,
कंडेंस कर लेता है और कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ही थिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, दो क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर। कहां पर अटैच होते हैं? उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की वजह से क्रोमोसोम कहां पर सेंट्रोमियर अटैच, यहां पर अटैच है, मिडल में अटैच है या फिर बिल्कुल एंड पे अटैच है, उसके हिसाब पर क्रोमोसोम का भी क्लासिफिकेशन होता है। तो हम लोग यही पे समझने ये बात करते हैं कि क्रोमोसोम का जो क्लासिफिकेशन 4 तरीके से किया हुआ है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रोमियर, उसका नाम क्या है और कैसे कैसे है। तो पहला है मेटासेंट्रिक, फर्स्ट वन इज अ मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम होता है जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल किस में होगा, मिडल पे होता है, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। नाम याद रखिए, मेटासेंट्रिक। दूसरा तुम्हारा क्या है, जब सेंट्रोमियर थोड़ा सा स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल से बिल्कुल हल्का सा दूर पाया जाएगा तब उसे हम लोग कहते हैं सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल से थोड़ा सा दूर। अब आते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक उसे कहते हैं जो एक एंड की तरफ हो, यानी मिडल से दूर और एंड के करीब, एक एंड के करीब, एंड पर नहीं, एंड के करीब होता है, क्लोज टू द इट्स एंड या क्लोज टू वन एंड्स, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। और फोर्थ वन जो तुम्हारा है टीलोसेंट्रिक, उसका मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम बिल्कुल टर्मिनल पे पहुंच जाएगा तब उसे हम लोग नाम देंगे टीलोसेंट्रिक। तो क्लासिफिकेशन जो हमने सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को करा बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर के बिना पे क्या है, तो पहला सेंट्रोमियर के बिना पर जो होता है, पहला होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो है आपका, उसमें क्या होता है, जब क्रोमोसोम के ऊपर बिल्कुल सेंट्रोमियर क्या होगा, बिल्कुल मिडल में जब अटैच हो जाएगा, बिल्कुल मिडल में अटैच हो जाएगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक। और थोड़ा सा मिडल से अगर दूर है तब उसे हम लोग कह देंगे सब मेटासेंट्रिक। और अगर एंड के करीब है, एंड के करीब है तब उसे हम लोग कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल ही एंड पर है तब उसे हम लोग कहेंगे टीलोसेंट्रिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंट्रोमियर। जब आप पढ़ रहे हैं तो सेंट्रोमियर में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए कि यह आपका है क्रोमोसोम, और यहां पर क्या है, सेंट्रोमियर अटैच। तो सेंट्रोमियर जब क्या होता है, डिवीजन में जाता है तो इससे अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, डिवीजन सेल डिवीजन में इसको और आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर याद रखिए सेंट्रोमियर जब डिवीजन में जाता है तो क्या होता है, इससे अटैच होता है स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोमियर के जिस पोर्शन से अटैच होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर जिससे अटैच होता है, उसे हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, देखो लिखा है काइनेटोकोर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि स्पिंडल फाइबर जो होता है ना किससे अटैच होता है। तो स्पिंडल फाइबर के ऑप्शन में सेंट्रोमियर भी दिया जाएगा, काइनेटोकोर भी दिया जाएगा। तो मोर एक्यूरेट जो आंसर है वो है काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर का वो पोर्शन जिससे अटैच होता है स्पिंडल फाइबर उसे हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। ये भी किसका पोर्शन है, काइनेटोकोर जो होता है वो स्पिंडल सेंट्रोमियर का ही पोर्शन, सेंट्रोमियर का ही पोर्शन है, मगर वो क्या होता है, आउटर पोर्शन है, इसलिए उसी से अटैच होता है। इसीलिए इसे कहते हैं कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर। ये एमसीक्यू हमेशा ध्यान रखिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जब न्यूक्लियस आपने पढ़ा है तो न्यूक्लियस के बगैर कोई सेल हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो उसके फंक्शन में क्या इंक्रीमेंट होती है या फिर क्या डिक्रीज होता है, या उसका फंक्शन होता है नहीं होता है, वो समझेंगे। और दूसरी बात समझते हैं कि किसी में अगर दो या दो से अधिकांश अगर न्यूक्लियस है तो उसके क्या फंक्शन में कोई चेंजेस आते हैं क्या, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले समझते हैं कि अगर न्यूक्लियस ना ही हो, बगैर न्यूक्लियस हो, तो इसका एग्जाम्पल तो बहुत ही कॉमन है। एनिमल में ले लेते हैं तो आरबीसीज हो गया, और अगर प्लांट में ले लिया जाए तो सीव ट्यूब एलिमेंट हो गया, सीव ट्यूब हो गया। सीव ट्यूब जो होता है इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, और आरबीसी जो होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है।
तो इससे ये बात पता चलती है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से क्या होता है, वहां पर स्पेस बहुत हो जाता है, और स्पेस कोई भी चीज को क्या करता है, कैरी करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है, कैरी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आरबीसी जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस मैच्योर आरबीसी में देखना है। ये देखो फीटल लाइफ में आप बोल सकते हो कि जो इमेच्योर जब आरबीसी होते हैं तो वहां पर न्यूक्लियस होते हैं, जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है तो वहां पर से न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वहां पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। और शिफ्ट ट्यूब एलिमेंट जो होता है उसके अंदर भी न्यूक्लियस खत्म हो जाते हैं ताकि उसमें से वाटर का कंडक्शन जो हो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, इस कंसेप्ट से इसको ऐसा बनाया गया है। अब दूसरी बात हम लोग समझते हैं, यहाँ पर अगर न्यूक्लियस ज्यादा हो, मोर देन वन हो, तब उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो पहला होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर जो टिश्यू होता है या फिर कार्डियक सेल जो होते हैं उनके पास क्या होता है, एक से ज्यादा क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट जो होता है वो फंक्शन पे होता है, वो क्या होता है, ये ऐसे सेल होते हैं जो क्या करते हैं, रेगुलर एक्टिविटी हम लोग कंटिन्यूअस करते हैं और बहुत ज्यादा ही एनर्जी की जरूरत होती है, रेगुलेशन की बहुत अच्छा खासा रेगुलेशन की जरूरत होता है। फौरन ही क्या करता है, इसको अमल करने का रहता है। थोड़ा सा भी हार्मोनल चेंज हुआ, क्लाइमेटिक चेंज हुआ तो इसको क्या करता है, फौरी तौर पर उसी वक्त क्या करता है, एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस वाला चैप्टर खत्म होता है। तो हमारा एक टॉपिक यहाँ पे छोटा सा है, तो न्यूक्लियस के बाद एक टॉपिक एनसीईआरटी में दे रखा है, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स, छोटे छोटे वेसिकल जो मेम्ब्रेनस होंगे, क्या होंगे, मेम्ब्रेनस होंगे। मेम्ब्रेनस वेसिकल जो तुम्हारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा है वो होता है सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। क्या होता है, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हारा क्या होता है, चैप्टर जो सेल का है वो खत्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है इंशाल्लाह देखेंगे, सेल डिवीजन करते हैं। तो अभी के लिए शुक्रिया आप लोगों का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। और जो भी कमेंट आपका जेन्युइन हो वो आप कीजिए, जरूर कीजिए। नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर। मैंने हमेशा ही कहा है कि कोई नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब सिर्फ आपके विचार होते हैं, आप किसी तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यही एजुकेशन का सबसे बेहतरीन मैं समझता हूँ मामला है कि आप बोले, आपको बोलने का तरीका होना चाहिए, आपको एक्सप्रेस करने का अपना हुनर होना ही चाहिए और हिम्मत होनी ही चाहिए। गलत के भी आगे और सही के भी आगे आप बोलना चाहिए। यही एक एजुकेशन का बहुत ही बेहतरीन थीम होता है और एम होता है, और मैं चाहता हूँ एजुकेशन के साथ साथ आप ये जरूर करें। थैंक यू सो मच।